ठीक है, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आज ये मौका मिला कि यहाँ सबके सामने, आप लोग के सामने कुछ हेल्थ अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट 10-15 मिनट मेरे दो टॉपिक हैं। फर्स्ट मैं इनिशियली अभी कुछ कॉमन जो इमरजेंसीज है जो सबको जानना चाहिए और कुछ मिथ्स है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, और फिर एट द एंड बाकी सबके लेक्चर्स के बाद एक छोटा सा बीएलएस सेशन लूंगा। बीएलएस सेशन जिसके लिए है बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो सबको आना चाहिए, जो सीपीआर हम लोग बोलते हैं। काफ़ी इंस्टाग्राम वीडियोस में आप लोग देख रहे होंगे, एयरपोर्ट्स पे हो रहा है, मॉल्स में हो रहा है, कोई पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव या कोई जिसका हार्ट बंद हो जा रहा है, उस समय क्या आपको करना चाहिए, वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा। तो उसको हम लोग टुवर्ड्स द एंड करेंगे। मैं 2 मैनिकन भी लाया हूँ जिससे हम लोग वो प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो अभी नेक्स्ट 10 मिनट हम लोग कॉमन टॉपिक्स पे बात करें, जो कॉमन बीमारियां हैं उसमें क्या करना है और आप लोग को कैसे नॉन मेडिकली उसको ट्रीट करना है। मेडिकली तो हम लोग का पार्ट है, नॉन मेडिकली जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस। किसी को कोई भी डाउट होगा तो उसी समय रोक के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पहला चीज चालू करते हैं, शुगर की बीमारी, डायबिटीज। इंडिया डायबिटिक कैपिटल है, सबसे ज्यादा मरीज इंडिया में ही है डायबिटीज के। हर दूसरे से तीसरा बंदा डायबिटिक है, जो उसको पता नहीं। हो सकता है प्री डायबिटिक हो या हो सकता है डायबिटीज हो गया हो। तो डायबिटीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज जो उसके बारे में सबको पता होना चाहिए। डायबिटीज अलग अलग प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। लोग के खाली मानना है कि खाली इंसुलिन की कमी की वजह से मुझे डायबिटीज हो सकता है, ऐसा नहीं है। किसी किसी का इंसुलिन नॉर्मल भी हो तो उसमें भी डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि कभी कभी इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसा एक वर्ड होता है, जो बॉडी में इंसुलिन होने के बाद भी बॉडी में इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। जैसे ओबेसिटी हो गया, कभी कभी कोई जेनेटिक कंडीशंस भी होता है जिसमें इंसुलिन आपके बॉडी में होने के बाद भी उसका बॉडी में असर नहीं आता, जिसकी वजह से हम लोग का शुगर लेवल्स काफ़ी हाई हो जाए और उसकी वजह से सारी तकलीफें होती हैं। डायबिटीज़ जो चीज़ है वो इमीडिएट क्या, जैसे आप बोल सकते हैं मेरा शुगर, लोग यही बोलते हैं मेरा शुगर 250 रहता है मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा शुगर 300 रहता है मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ उस समय नहीं होती। डायबिटीज़ भी बोलते, मैं जैसे बोलता हूँ ये बिजनेस के टर्म में, डायबिटीज़ म्यूचुअल फंड की तरह है। आज इन्वेस्ट करोगे, कंट्रोल करोगे तो फ्यूचर में इसका फायदा मिलेगा। तो फ्यूचर में जाके आपकी किडनी, आपके हार्ट और ये, क्योंकि इसका इफेक्ट अगर 10 साल किसी का शुगर रेंज में नहीं है तो हार्ट, किडनी, लीवर, आंख सब में असर आता है। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि शुगर को कंट्रोल रखना है। इमीडिएट हो सकता है कि आपको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हो शुगर हाई में, तो वो मिथ में नहीं रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि अगर इसको कंट्रोल रखोगे तो फ्यूचर में जाके ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, क्योंकि ये लंबा बीमारी, क्रॉनिक बीमारी है। जितने भी क्रॉनिक बीमारी होते हैं वो कभी भी इमीडिएटली तकलीफ नहीं दिलाती। जैसे बीपी है, शुगर है, ये सब लंबे टर्म वाली बीमारी है जो इमीडिएट जिसका इफेक्ट नहीं होगा, पर लॉन्ग टर्म में आपको उसका असर देखने मिलेगा अगर उसको आप कंट्रोल करके रखेंगे तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दवाई से पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल। कोई भी बीमारी का 2 ट्रीटमेंट होता है, एक होता है मेडिसिन, एक होता है जो आप लोग खुद से अपने आप करो, नॉन फार्माकोलॉजिकल जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब कुछ आता है। तो डायबिटीज के लिए भी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना डाइट कंट्रोल करना। अपने डाइट कंट्रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलोरी नहीं है कि मैं कम कैलोरी का, मैं दिन में 2000 कैलोरी खाऊंगा, वैसा नहीं। मेन चीज आपको डाइट में जो आप खा रहे हो उसको ध्यान देना है। डिटेल्स मेरे ख्याल से डाइटिशियन ऑलरेडी हम लोग के पास मैडम है, वो डिटेल्स डिस्कस करेगी। मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग को अपने खाने में कार्ब्स को थोड़ा कम करना है और प्रोटीन को थोड़ा बढ़ाना है। तो वेजिटेबल्स को ज़्यादा खाना है। जैसे राजमा चावल खा रहे हैं तो चावल के ऊपर राजमा नहीं डालना है, राजमा के ऊपर चावल डालना है, तो ऑपोजिट करना है। तो ये बेसिकली वो है। तो आप अपने डाइट वही रखिए, आपको कोई जरूरत नहीं है कि एक स्पेसिफिक आपको पूरा स्ट्रिक्ट में जाना है। जो नॉर्मल चीज़ है उसमें अपना कार्ब्स का अमाउंट को कम करिए और प्रोटीन और इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। बाकी हाफ एन आवर ऑफ वॉकिंग और ब्रिस्क वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको करना चाहिए। मेडिटेशन, स्ट्रेस फ्री लाइफ, 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन, वो सबको चाहिए। तो ये सारे कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल लाइफस्टाइल है जो हम लोग सबको एडेयर करना चाहिए। प्रैक्टिकल टिप्स मैंने अभी बोल ही दिया है, जैसे अपना स्वाइप ग्रेन्स करना है जो चेंज करने के लिए, डेली मूवमेंट्स, ट्रैकिंग करना है आपको, वेजी पाउडर्स, प्रोटीन इंटेक जो बढ़ाने के लिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है हार्ट अटैक। अभी जिसको देखो सबको हार्ट अटैक का स्ट्रेस होके रखा हुआ है कि कुछ भी हो हार्ट अटैक हो गया, छाती में हल्का सा भी दर्द हो रहा है कि हार्ट का प्रॉब्लम है, ये है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट मिथ जो मैं हटाना चाहता हूँ ये है
कि खाली चेस्ट पेन जो छाती में दर्द है उससे खाली हार्ट का सिम्टम नहीं है, किसी किसी लोग को बिना छाती के दर्द के भी हार्ट अटैक हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट MI या साइलेंट हार्ट अटैक। तो ये जितने सारे सिम्टम्स है, अब एंजाइटी, नोजिया, सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट पेन, इनडाइजेशन, स्वेटिंग, ये सारे हार्ट अटैक के सिम्टम है। आप बोलेंगे ये सारे सिम्टम तो मुझे रोज ही होते हैं, तो रोज ही मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये सारे सिम्टम्स है, परंतु ये सब एटिपिकल सिम्टम्स है। तो मैं जो अपने लोग को बोलता हूँ कि कोई भी पेशेंट मेरे से पूछता है सर आप तो ये सब बता दिए, तो कल से मुझे ये होगा, मैं तुरंत ही हार्ट अटैक देख के सब रोज ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मुझे, तो रोज सुबह इंडाइजेशन होता है, पर ऐसा नहीं है। जो प्रैक्टिकल टिप है वो ये है कि अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स होता है तो आप तो अपना घर का घरेलू इलाज करोगे ही, अजवाइन पानी, ये गैस का दवाई, इधर उधर फोन करके जो भी सब करिए। करने के बाद भी अगर आपका ये चीज सस्टेन रह जा रहा है या आपके दिमाग में फिर से एक सेकंड थॉट आ रहा है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, वो सेकंड थॉट को मिस नहीं करना है। फर्स्ट थॉट को आपको लाने की जरूरत नहीं है। मैं सबको यही बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट थॉट है उसमें आप अपना घर का, अगर एकदम छाती में दर्द लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये दर्द वैसा दर्द नहीं है जो ऐसा जो नॉर्मली होता है इंडिया, क्योंकि लोग को जो कॉमन बीमारी है लोग को पता रहता है कि क्या है। अगर ये चीज आपको लग रहा है कि आज ये इंडाइजेशन वैसा नहीं है जैसे मुझे नॉर्मली होता है, ये छाती का दर्द वैसा नहीं है जैसे मुझे कभी कभार ऐसा हुआ है, एक न्यू टाइप का सिम्टम जो आपको ही डर लगे जिससे, उसमें आपको अलार्म रेज करना है। या आप अपने घर का ट्रीटमेंट किए, गैस का दवाई ले लिए, जो भी XYZ कुछ भी अपना घरेलू इलाज किए, उसके बाद भी ये चीज ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है और या सस्टेन रह जा रहा है, तब आप लोग को इसको अलार्म रेज करना है। अलार्म रेज करके एक बेसिक कम से कम एक ECG तो करके देखना है। ECG में 100% हम लोग को मालूम नहीं चलता, 70% केसेस में हम लोग को ECG से मालूम चल जाता है, 30% केसेस में मिस हो जाता है। फिर बाकी सब टेस्टेस है वो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। तो बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि खाली छाती में दर्द होने से हार्ट अटैक नहीं होता, बाकी सब सिम्टम्स भी होता है। और हर बार छोटा मोटा सिम्टम्स के लिए पैनिक नहीं करना है। जो आपको लग रहा है जो कॉमन है उसके तुरंत इमीडिएट पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ट्राई योर मेजर्स एट होम, अपना ट्राई करिए, अगर नहीं हो पा रहा है फिर एक मेडिकल हेल्प सजेस्ट करिए। और ये अपने आप से एस्पिरिन खा लेना, जो हम लोग के सॉर्बिट्रेट खा लेना, ये इसका इलाज नहीं। ये एस्पिरिन सॉर्बिट्रेट बना था टायर 2 टायर 3 सिटीज के लिए, वो भी अब हम लोग के लिए नहीं है, जहां एक मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है। अभी तो आप सोचोगे कि मुझे एक ECG कराना है, 10 मिनट में घर में आके ECG करके चला जाएगा, तो आप एक एस्पिरिन खा के अपना ब्लीडिंग रिस्क क्यों बढ़ा रहे हो? कि ये तो एक ब्लड थिनर ही है, अगर बाई चांस आपका वो नहीं हुआ कुछ और ब्लीडिंग रिस्क हुआ तो ब्लड थिनर। ये सब टायर 3 सिटीज के लिए बनाया, जिसमें एक ECG पाने में 3 से 4 घंटा लग जाता था गाँव में। उसमें हम लोग बोलते थे कि नहीं आप ये दवाई ले लीजिए, जिससे जब तक मालूम चले तब तक एक स्टेबलाइज हो जाएगा। और सॉर्बिट्रेट का भी यही प्रॉब्लम है, सॉर्बिट्रेट हार्ट अटैक को प्रिवेंट नहीं करता, खाली पेन को कम करता है। तो इसलिए सॉर्बिट्रेट भी आप खा सकते हैं अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो, पर अगर आपको इमीडिएट हेल्प मिल जा रहा है तो बेटर है। कि सॉर्बिट्रेट से कितना बार होता है BP गिर जाता है, तो कितना बार आप सॉर्बिट्रेट ले लिए, हॉस्पिटल गए, देखे क्या बोलेगा आपका BP लोअर साइड में, तो जो ट्रीटमेंट आपको देना चाहिए था उस समय हम लोग को एंजियोप्लास्टी ये सब वो डिले हो जाता है, क्योंकि आपका BP हम लोग को नॉर्मलाइज करना पड़ता है। तो ये चीज़ को एक तो ध्यान रखना है, क्योंकि मेडिकल हेल्प जब इजीली अवेलेबल है, एक ECG एक टेस्टिंग, तो पहले वो करा लेना, उसके बाद एस्पिरिन और सॉर्बिट्रेट आप खा सकते। जो हार्ट अटैक के जो मरीज ऑलरेडी है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है कि मुझे हार्ट कमजोर है, उन लोग के लिए सॉर्बिट्रेट ठीक है। आज चले छाती में दर्द हो गया तो सॉर्बिट्रेट डॉक्टर बोलते ही SOS खा लीजिए, वो अलग चीज है। मैं एक नया चीज के लिए बात, जिसको कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था, अचानक कुछ हुआ, उस समय इमीडिएट सॉर्बिट्रेट लेने का कोई मतलब नहीं है। जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है उन लोग को बीच बीच में होता है, कभी ज्यादा चल रही है तो छाती में दर्द आ गया, उन लोग के लिए सॉर्बिट्रेट है तो उन लोग ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो स्ट्रोक, ये मैं इसलिए डिस्कस करना चाहता था क्योंकि 10 साल पहले क्या बोलते थे, अगर एक साइड पैरालिसिस हो गया तो जीवन भर बिस्तर पे रहेगा, यही मान्यता था। धीरे धीरे फिजियोथेरेपी कराएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा पावर आ जाएगा और जैसे चलेगा, पर अब वो चीज नहीं है। अभी नेक्स्ट 5 इयर्स में जो हम लोग का पास्ट ईयर स्ट्रोक का ट्रीटमेंट पूरा चेंज हो गया। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है स्ट्रोक का ट्रीटमेंट में, टाइम बाउंड है। कि अगर आपको ये 5 में से कोई भी सिम्टम होता है, जैसे बैलेंस लॉस हो जा रहा है, एक्यूट, आपका एक साइड का बॉडी काम नहीं कर पा रहा है, आवाज चेंज हो जा रहा है, अगर आपका एक आंख से दिख नहीं रहा है, स्पीच डेविएशन, ये सब में कुछ भी, ये सब स्ट्रोक का सिम्टम्स है, जिसको लकवा मार जाना बोलते हैं हम लोग यहाँ पे।
तो इसमें से अगर कुछ भी होता है, अगर आप 3 घंटा के अंदर हॉस्पिटल आते हैं तो हम लोग सीटी स्कैन करते हैं, अगर आपको स्ट्रोक लगता है तो एक स्ट्रोक ब्लस्टर दवाई होता है जो पहले अवेलेबल नहीं था, अब अवेलेबल है, वो 3 घंटा के अंदर देने से सक्सेस रेट इज 70 to 80%। और उसके बाद हम लोग वही सेम चीज करते हैं जो हम लोग हार्ट में करते थे, एंजियोग्राफी करते हैं। जो पहले हार्ट का एंजियोग्राफी होता था, ब्रेन का एंजियोग्राफी होता है। ब्रेन में एंजियोग्राफी देखे कहाँ पे ब्लॉक है, वहां जाके स्टेंट लगा दिए। तो अब ब्रेन के भी स्टेंट्स अवेलेबल हो गए। पर ये ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, 3 घंटा, और ये स्टेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 घंटा। तो अगर आप 6 घंटा के बाद भी आते हैं तो फिर ये ट्रीटमेंट आपको नहीं दे पाएंगे। ये सब ट्रीटमेंट टाइम बाउंड है, क्योंकि हर 1 सेकेंड में 1 मिलियन सेल्स ब्रेन का डेथ हो जाता है। तो अगर ब्रेन सेल्स डेथ हो गया तो आप कितना भी उसका पानी को रिस्टोर कर दीजिए, फ्लो को, कोई फायदा ही नहीं होगा। इसीलिए वो 6 घंटा टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि अगर मैं वो रास्ता खोल भी दूंगा, ब्लड सप्लाई चालू भी है, तो ऑलरेडी सेल्स मर चुके हैं। जब सेल्स मर चुके उसको वापस से आप जिंदा नहीं कर सकते हो। इसीलिए वो 6 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट बार ये अवेयरनेस अपने आसपास सबको बोलिए, कभी भी किसी को एक साइड का पैरालिसिस हो तो डिले नहीं करें। हम लोग यही करते हैं, यार ठीक है 1 घंटा बाद देखते हैं ठीक हो जाएगा, वो डिले नहीं करना है। क्योंकि जाके चेक किए, अगर स्ट्रोक है तो ये डॉक्टर शशि जी तो इनके बारे में जानती हूँ, उनके हस्बैंड को ये हुआ था, तो हम लोग ने इमीडिएट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट दिया गया रात को जाके, तो कितना जल्दी इफेक्ट हुआ। तो इवन आप जब हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको ये चीज के बारे में मालूम चलेगा। जैसे अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इसको इंपॉर्टेंस दिया गया। आप जाओगे तो अचानक देखोगे सारे लोग सब मरीज को छोड़ के आपके मरीज के पीछे पड़ गए। सीटी स्कैन रूम खाली हो गया है, ऑन कॉल न्यूरोलॉजिस्ट आपके लिए दौड़ते हुए आ रहा है, आप बुलाओगे नहीं तो भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब टाइम बाउंड है। इवन वो अगर ये इसको ट्रीटमेंट, तो उसको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ये नया ट्रीटमेंट है 5 साल में, तो जितना भी ये सक्सेस स्टोरी है सब डॉक्यूमेंट होता है। तो इवन फॉर अ न्यूरोलॉजिस्ट ऑल्सो ही फील्स वेरी हैप्पी। उसको भी कभी रात को 2 बजे उठ के आने में कोई तकलीफ नहीं होगा अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन में वो आओगे तो ये सबको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि ये स्ट्रोक जो है, कभी कभी स्ट्रोक मिमिक्स भी होता है। इसलिए मैं क्या बोला, आप लोग जब आओगे तो इमीडिएट आपको दवाई नहीं, इमीडिएट हम लोग, आप लोग जब घुसते हो तो हम लोग आपको सीटी स्कैन रूम में भेज देते हैं। कभी कभी क्या होता है, गेट से ही अगर एम्बुलेंस से आप आ रहे हो तो एम्बुलेंस से सीटी स्कैन रूम में भेज देते हैं, क्योंकि सीटी स्कैन से पहले देखना पड़ेगा आपको स्ट्रोक है कि नहीं। क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक, दिस इज ऑल अबाउट ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस। तो ब्रेन स्ट्रोक के बारे में सब बात करें तो इसलिए सबसे पहले देखेंगे स्ट्रोक है तभी ट्रीटमेंट चल। कभी कभी क्या होता है, शुगर का लेवल कम हो जाना, बीपी काफी कम हो जाना, वो भी हम लोग को ऐसे ही होता है, पूरा बॉडी वीक कर रहा है, चक्कर आ रहा है, बोलने में तकलीफ हो जा रहा है, वो सब स्ट्रोक नहीं, वो सब स्ट्रोक मिमिक्स है। तो शुगर कम होने की वजह से भी ऐसा ही तकलीफ होती है। तो इसलिए सबसे पहले पता करना पड़ेगा स्ट्रोक है कि नहीं, और वो पता करने का एक ही इलाज है सीटी स्कैन। कि ब्रेन का कोई इफेक्ट है तो सीटी स्कैन और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही मालूम चलेगा कि स्ट्रोक है कि नहीं हम लोग को। दूसरा एक बर्न्स टॉपिक काफी कॉमनली घर में होता है, तो बस मुझे ये बताना था इसमें कि ये सब चीज नहीं करना है आप लोग को। ऑयल, बटर, एग वाइट्स, टूथपेस्ट, ब्लिस्टर्स और आइस जो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ही जलता है हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं, आइस लगा लो, आइस लगा लो। आइस नहीं लगाना, क्या करना है आपको, कोल्ड वाटर, जो रनिंग टैप वाटर होता है ना, उसको डालना। आइस से क्या होता है, वो काफी और वो स्किन को जला देता है, क्योंकि वो आइस बर्न्स जो बोलते हैं ना, कोल्ड बर्न्स, जैसे पहाड़ में जाओ तो कभी कभी बर्न्स हो जाता है, वो आइस बर्न्स करा देता है। इसलिए आइस कभी नहीं लगाना आपको, नॉर्मल रनिंग टैप वाटर, वो सबसे इंपॉर्टेंट। 20-10 मिनट के लिए आपको उसमें रखना है। घर में कोई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है वो, या एलोवेरा जेल, इस टाइप का कुछ चीज आप अप्लाई कर सकते हो। पर ये सारा बटर, टूथपेस्ट, ये सबसे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। जैसे ब्लिस्टर बन जाता है जो मोटा मोटा, देखो जो पानी वाला, वो उसको फोड़ना नहीं। नॉर्मली क्या होता है, उसको फोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसकी वजह से आपका स्किन बचा हुआ है। अब उस लेयर को जब तोड़ देते हो तो फिर लेयर स्किन एक्सपोज हो जाता है, वो अपने आप ही फटेगा अल्टीमेटली, परंतु उसको टाइम देना है आपको, तो अपने आप फटेगा, अपने आप रिकवर करे जाएगा। अगर ज्यादा बर्न्स रहेगा तो हॉस्पिटल है ना, माइनर बर्न्स लेस देन 5% बर्न्स के लिए हम लोग घर का ट्रीटमेंट में हो जाता है। दूसरा एक और ये रेबीज के बारे में, कोई भी डॉग बाइट अगर कुछ हो आपको तो इमीडिएट हॉस्पिटल आना है, क्योंकि ये रेबीज ऐसा बीमारी है कि अगर आपको हो गया है तो आपको मरना तो है ही। आज ही आपका डेथ सर्टिफिकेट लिख दिया जाएगा, बस टाइम डालना बाकी है। आज तक दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में कोई भी आदमी नहीं बचा जिसको रेबीज हुआ है। इट्स 100% फैटेलिटी रेट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि रेबीज जिसको हो गया उसका ट्रीटमेंट कहीं भी वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं। उसका एक ही चीज है कि अगर आपको कुत्ता काटा है तो इमीडिएट आपको उसका वैक्सीन लेना है।
तो ये याद रखना, हम लोग क्या डिले कर देते हैं, अगर यही आप 7 दिन डिले कर देते हैं, आपको रेबीज हो जाता है, तब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मली ये बीमारी हम लोग को मालूम नहीं चलता, क्योंकि क्या होता है ये 1 महीना के बाद होता है। अगर आज आपको कुत्ता काटा है तो आपको इसका इफेक्ट आएगा 1 महीना के बाद, तो वो 1 महीना के बाद अपनों, और इसका जो बीमारी का जो स्पेक्ट्रम है ये काफी वेरीड है। किसी को फीवर होता है, किसी को पैरालिसिस होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को ब्रेन का सिम्टम्स होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये स्पेसिफिक। तो 1 महीना के बाद हुआ तो कभी कभी मालूम भी नहीं चल पाता कि ये रेबीज की वजह से, क्योंकि रेबीज का टेस्टिंग भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। टेस्टिंग तभी अवेलेबल है जब आप मर जाओगे, आपका पोस्टमार्टम होगा तब टेस्टिंग होगा, तो जिंदा में टेस्टिंग भी अवेलेबल नहीं, इसलिए बताना भी बहुत मुश्किल होता है कि इसके वजह से। तो प्रिवेंशन इज द की इन दिस, कि प्रिवेंट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस बाइट हो गया है, जैसे दिल्ली वैली में काफी कॉमन है, कलकत्ता में इतना कॉमन नहीं है, अगर हो गया है तो आपको उसका वैक्सीन लेना है। अब तो वैक्सीन का पेन वेन भी काफी कम हो गया है, 5 से 4 वैक्सीन भी हो गया, पहले जैसा 8 डोजेज नहीं लेना, 4 वैक्सीन से ही काम हो जाता है। रैट बाइट, डॉग बाइट, मंकी, इंडिया में 10 जानवर के बारे में बोला गया है। मोस्टली बैट्स की वजह से सबसे कॉमन, ज्यादा कॉमन होता है, पर इंडिया में तो बैट्स है नहीं। इंडिया में जो कॉमन है वो मंकी है, कैट है, रैट है और डॉग। ये 5 हम लोग का जो कॉमन है इंडिया में। बाकी लीजर्ड से नहीं होता, काफी बार लोग आते हैं कि लीजर्ड ने काट लिया, ये काट लिया, उसकी वजह से रेबीज नहीं होता। 2-3 मिथ है जो कॉमनली, मैंने एक हार्ट अटैक वाला तो आपको बोल ही दिया था, दूसरा वाला है कि खाली मोटे लोग को ही डायबिटीज होगा, ऐसा नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज पतले लोग को भी हो सकता है, इसलिए वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज होते हैं। और दूसरा, नेचुरल सप्लीमेंट्स आर ऑलवेज सेफ, ये भी नहीं है। नेचुरल सप्लीमेंट में आप क्या ले रहे हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो नेचुरल सप्लीमेंट्स में क्या होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं जो लीवर को डैमेज करते हैं। इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लीवर ट्रांसप्लांट, जो लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है नेचुरल सप्लीमेंट, क्योंकि अल्कोहल का लीवर ट्रांसप्लांट हम लोग करते ही नहीं है। तो दूसरा जो कॉमन आ गया है वो यही है, क्योंकि इंडिया में अलाउ नहीं है अल्कोहलिक का लीवर ट्रांसप्लांट करना। कर सकते हैं अगर आप दिखाओगे कि आप 1 साल तक विदाउट अल्कोहल रहे हो, आप रहे, तभी हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। तो दूसरा जो मोस्ट कॉमन वो यही है कि आपको इसमें कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें क्या टॉक्सिक सप्लीमेंट्स, उसकी वजह से काफी डैमेज होता है। वही डिपेंड करता है, देखिए कुछ कुछ अच्छे भी सप्लीमेंट्स हैं, तो यू नीड टू फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ योर सप्लीमेंट। जो डब्बा दे दिया विदाउट लेबल, उसमें कभी बिलीव नहीं करना। नेचुरल सप्लीमेंट्स लीजिए, पर उसका कंटेंट को पढ़िए और कंटेंट के बारे में एक बार देखिए कि वो कितने हार्मफुल है, वो बॉडी में आपके क्या है। जो हार्मफुल नहीं उसको लीजिए, यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमेशा कंटेंट चेक करके यूज करिए, और कोई बात नहीं। दूसरा जो चीज इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं तो स्क्रीनिंग टेस्ट। कैंसर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट काफी डिफिकल्ट है, पर अगर हम लोग उसको कैंसर होने से पहले पकड़ लेते हैं तो 95% चांसेस है कि हम लोग कैंसर को प्रिवेंट कर लेते हैं। तो इंडिया में 2 मोस्ट कॉमन कैंसर है, फीमेल में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, मेल में प्रोस्टेट कैंसर। तो हर फीमेल को अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि कहीं पे कोई गांठ जैसा मिल रहा है या कुछ एबनॉर्मल है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा के मैमोग्राफी कराना चाहिए। और दूसरा, जो भी 40+ है उनको एक पैप स्मीयर चेक कराना चाहिए। पैप स्मीयर को एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जस्ट 2 सेकंड का टेस्ट है, उसमें देख सकते हैं कोई एबनॉर्मल सेल्स है कि नहीं। तो 40 के ऊपर अगर आपका वो सेल्स है तो हम लोग उसको पहले, वो क्या कैंसर को 4-5 साल पहले ही पकड़ लेता है, तो आपको वो कैंसर होने से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पैप स्मीयर और मैमोग्राफी या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फीमेल्स के लिए, और मेल्स के लिए जो वो है 45 के बाद हर आदमी को एक बार पीएसए टेस्ट कराना है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। अगर पीएसए नॉर्मल है तो हर 5 साल में कराना है, अगर पीएसए बढ़ा हुआ है तो एवरी ईयर कराना पड़ेगा जो पैप्समियर। परंतु मेन जो पैप्समियर बनाया गया था वो है कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। तो यंग एज में हम लोग को इतना जरूरत नहीं है कराने का। यंग एज में जो हम लोग बोलते हैं वो आप बोल रहे हैं कि यंग एज जो फीमेल है जिससे शादी के पहले आप एचपीवी वैक्सीन ले लीजिए। ये जो कैंसर होने वाला है सर्वाइकल कैंसर, उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन आ गई है, एचपीवी वैक्सीन जिसको बोलते हैं। तो उसके 2 डोजेज होते हैं, तो वो लेना ज्यादा फायदा है, जिससे आपका कैंसर होने का चांसेस काफी कम हो जाएगा। पर 40 के बाद सबको 1 साल पैप्समियर एक बार कराना है, अगर वो नॉर्मल है तो फिर 5 साल के बाद फिर रिपीट करना है। और जो स्मोकर्स है उनको 50 के बाद एक लो डोज सीटी स्कैन कराना है, जो स्मोकर्स है उनके लिए। नॉन स्मोकर्स के लिए कोई जरूरत नहीं है, अगर सिम्टम्स होगा तभी कराएंगे।
दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि नो योर प्रेस्क्रिप्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बिलीव करता हूं कि एक बीमारी अगर आपको है तो उसका दो पहलू होते हैं, एक ट्रीटमेंट और एक क्या बीमारी है। तो आपको अपने बीमारी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ठीक से जानोगे तो ही आप उसका ट्रीटमेंट करोगे और उसको सस्टेन रखोगे और उसको प्रिवेंट होने नहीं दोगे। और दूसरा जो आप टैबलेट खा रहे हो वो क्या है, उसके बारे में क्या इसका फायदा है, कैसे खाना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट है, कॉमन साइड इफेक्ट्स एंड ऑल। हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो है, जो मेजर साइड इफेक्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए जो बोला जाता है नो योर प्रेस्क्रिप्शन, आपको अपना बीमारी का सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने बीमारी के बारे में पता है तो आप उसको अच्छे से ट्रीट करोगे, आप उसके बारे में और ज़्यादा ध्यान रखोगे, जो और कुछ रेमेडीज रहे तो उसके बारे में और अच्छे से फॉलो अप करोगे। इतना बार क्या होता है कि हम लोग को अपने बीमारी के बारे में पता ही नहीं होता है कि क्या है, हम लोग को लगता है कि ये है बस हो गया, परंतु उसके बारे में अगर उस बीमारी के बारे में जान जाओगे तो एंजाइटी लेवल भी काफ़ी कम हो जाता है, आपका फियर भी काफ़ी कम हो जाता है। और ये तो हमेशा अपने बीमारी के बारे में जानना, इससे आपका क्या होगा, एरर्स भी कम होगा, आप दवाइयाँ टाइम पे लोगे और आउटकम भी अच्छा होगा। कितना बार होता है हम लोग 2 दिन लिए अच्छा हो गया अब छोड़ दे रहे दवाई, परंतु एक कोर्स पूरा करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपना बीमारी जानोगे तभी आपको मालूम चलेगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। और अपना डिजीज को अंडरस्टैंड करना, अपना डिजीज को अंडरस्टैंड करने से क्या होगा, आप उस समय आपको ट्रीटमेंट में भी इजी रहेगा, फॉलोअप में भी इजी रहेगा, और फ्यूचर में ही आपको वापस नहीं है उसके लिए भी फायदा। जैसे हार्ट अटैक हुआ है तो आपको हार्ट अटैक का अपना सारा सिम्टम्स पता हो कि मुझे ये है, ये प्रिकॉशन होना चाहिए, मेरा बाद में ये जाके फ्यूचर में ये तकलीफ हो सकता है। जैसे किसी को डेंगू हुआ, डेंगू का कोर्स कैसा होगा, हाँ 4 दिन बाद फीवर खत्म हो गया तो अब मेरा प्लेटलेट गिरता है, नॉर्मली फीवर जाने के बाद ही प्लेटलेट गिरता है। उसी समय मोस्टली जो डेंगू खराब होता है तो यही होता है कि लोग को लगता है फीवर ठीक हो गया और मिस करते, पर उसको पता होना चाहिए नेक्स्ट 2 दिन इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने सिम्टम्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। कोई बॉडी में रैश आ रहा है तो इन्फॉर्म करेंगे। तो अपने डिजीज़ के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपका रिप्लेस फियर्स, क्लियर कम्युनिकेशन होगा और आपको सपोर्ट, जैसे आपको जो बीमारी है किसी और को ये, तो आप उसको हेल्प कर सकते हो इस चीज में। मैमोग्राफी बार बार कराना ही नहीं है ना, मैंने इसलिए क्या बोला, लोग क्या होता है 25 साल की उम्र में पहले क्या बोला, सबसे पहले आपको करना है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यंग एज में। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तब आपको मैमोग्राफी कराना है। और यंग एज में अभी 25 में सब जाके मैमोग्राफी करा रहे हैं, तो 25 में मैमोग्राफी कराने का तो कोई इंडिकेशन ही नहीं है। और मैमोग्राफी जो एक्सरे मशीन करता है वो लोएस्ट डोज ऑफ रेडिएशन है। जो हम लोग एक्सरे करा रहे हैं उससे भी 50 to 60% लो डोज है। जो नॉर्मल छाती का एक्सरे करा रहे हैं उससे भी कम डेंजर है मैमोग्राफी कराना, वो भी एक्सरे, परंतु उसका जो रेडिएशन का डोज है वो काफी कम है। पर मैमोग्राफी इसके पहले सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आता है, जब कुछ गांठ मिलेगा तभी आप आगे बढ़ोगे ये। और दूसरा चीज जो मैं नॉलेज के बारे में बोला, इसका वो नहीं करना है कि कल गए सब कुछ गूगल कर लें, तो गूगल से जो आपको मिलता है वो अधूरा नॉलेज मिलता है। क्या उसमें गूगल करोगे मुझे हेडेक हो रहा है, सबसे पहला कॉज क्या आएगा, आपको ब्रेन ट्यूमर, यही आता है। तो ये नहीं जानना है आपको, मैंने क्या बोला, आपको अपने बीमारी के बारे में जानना है, अपने सिम्टम के बारे में नहीं जानना है। जैसे आपको माइग्रेन हो गया, जैसे डॉक्टर ने बोला आपको, अब माइग्रेन के बारे में पढ़ाई करना है, हेडेक के बारे में पढ़ाई नहीं करना है, उसके लिए हम लोग हैं। तो डिजीज के बारे में जानिए, आपको जो बीमारी है उसके बारे में पढ़ाई करिए, उसका जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्या करने से मेरा हेडेक कम होगा वो जानिए। सिम्टम को अगर सर्च करोगे तो हमेशा रेयर कॉजेज पहले आएगा, वो और एंजाइटी लेवल बढ़ाएगा। बीमारी के बारे में सर्च करना है या अपने डॉक्टर को बोलिए, वो आपको एक सोर्सफुल रिसोर्स बता देंगे कि यहाँ से पढ़ लीजिए। आजकल काफी सारे सोर्सेज फ्रीली अवेलेबल है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट कॉमन बीमारी के फ्रीली अवेलेबल, वो आपको वो लिंक बता देंगे, वहां जाके आप पढ़ाई कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश सब में ही अवेलेबल रहता है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन? बीएलएस हम लोग लास्ट में करेंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज है, मैं अभी नहीं चाहता हूँ, बाद में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। एक्सरे के लिए इनका क्वेश्चन है कि एक्सरे भी हार्मफुल है कि नहीं। देखिए एक्सरे भी, देखिए सारा ही रेडिएशन हार्मफुल है, परंतु कुछ अमाउंट तक रेडिएशन नॉन हार्मफुल है। हम लोग ये एक्सरे सीटी छोड़ के भी काफी रेडिएशंस को एक्सपोज है, मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, इतने सारे स्कैनर्स के साथ जा रहे हैं, वो सब भी एक्सरेज ही है। परंतु एक एक्सरे इतना हार्मफुल नहीं है, पर रिपीटेडली अननेसेसरी एक्सरे कराने से, एवरी मंथ एक एक्सरे करा लिए चेकअप के लिए, वैसा अगर कुछ सिम्टम्स है वो है तभी एक्सरे कराइए, अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई नहीं बोला तो जरूरत नहीं है।
एक्सरे करा, नहीं तो आजकल कॉन्सेप्ट भी आ गया लो डोज। अब जो हम लोग डिजिटल एक्सरे करते हैं उसमें काफी जो रेडिएशन का डोज है काफी लो है, तो वैसा नहीं पहले जैसे बात है। अब तो लो डोज सिटी स्कैन भी आ गया है, जो सिटी स्कैन भी पहले नॉर्मल था, लो डोज सिटी स्कैन में काफी लोअर रेडिएशन रहता है। तो कोई ऐसा अगर इंडिकेटेड है तो कराना है, नहीं इंडिकेटेड है तो नहीं कराना, सिंपल बात है। चलिए, थैंक यू।